हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो इडोटोरिया का स्मरणीय तत्व कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। इसका पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं या फिर स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जो है वो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य आपका रूस देश से जो है वो लिया गया है। और यह आप और वर्तमान में यह जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो आपका 11 है। जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की गठन हुई थी तो उस समय जो है वो 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है वो मंजूरी मिली थी, जिसमें से सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 दिया था और 2 जो है आपका केंद्र सरकार द्वारा जो है वो मतलब उसमें जोड़ करके 10 जो है वो आपका मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 17वें संविधान संशोधन द्वारा किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है जाता है? तो दिल्ली और पुडुचेरी। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा आपका होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल पदावधि का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 56 में दिया गया है। राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन पात्रता का उल्लेख किया गया है आर्टिकल आपका 57 में कि एक ही व्यक्ति जो है वो अगर दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहता है तो आर्टिकल 57 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने हेतु अहर्ताएँ का उल्लेख जो है वो आपका आर्टिकल 58 में है। यानी कि राष्ट्रपति बनने का क्या क्या शर्तें हैं वो आर्टिकल 58 में दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाला शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख आर्टिकल 60 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा सदन के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उल्लेख आर्टिकल 108 में दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति अथवा रोक अथवा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख जो है वो आर्टिकल आपका 111 में दिया गया है। मान लीजिए कोई जो है वो आपका विधेयक पास हो रहा है, उस पर जो है राष्ट्रपति जो है वो सहमति भी दे सकता है, रोक या फिर पुनर्विचार करने के लिए लौटा भी सकता है। आर्टिकल 111 में कहा गया है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में दिया गया है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो है वो आपका राष्ट्रपति को ही है। अगला है आपका कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हीं का सबसे लंबा कार्यकाल था। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो कि अभी फिलहाल है। किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 63 में यह बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह आर्टिकल आपका 64 में किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख जो है वो आपका आर्टिकल 74 में दिया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 75(1) के तहत। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कितनी प्रतिशत होना चाहिए? तो 15% होना चाहिए। यानी कि जो मंत्री बन सकते हैं वो आपका 15% से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। यानी कि लगभग जो है वो आपका आता है 80 या फिर 83 के आसपास, अगर सीट का 15% निकालेगा तो। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। अगर मंत्रिपरिषद कहेगा सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो लोकसभा के प्रति, और मंत्रिपरिषद अगर व्यक्तिगत रूप से बोलेगा तो वो राष्ट्रपति के प्रति होता है उत्तरदायी। आज़ादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या जो है वो कितनी थी? तो 18। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो आपका इंदिरा गांधी थी। वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए हैं, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि लोकसभा में उपस्थित नहीं थे। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद में रहने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन। भारत की संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और आपका लोकसभा से मिलाकर होता है। भारतीय संसद का उल्लेख जो है वो आपका आर्टिकल 79 में किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में, लोकसभा का आर्टिकल 81 में। इसको स र ल से जो है वो याद किया जाता है। स से संसद 79, र से राज्यसभा आर्टिकल 80 और ल से लोकसभा आर्टिकल 81। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है, वहीं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो 5 वर्षों के बाद होता है। आप ये याद रखिएगा। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो 84। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित 47 है। यानी कि अगर अनुसूचित जाति कहेगा तो 84 सीट लोकसभा में आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति कहेगा तो लोकसभा में 47। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 से। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने हेतु आयु की सीमा 25 वर्ष है। आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितनी समय तक वृद्धि की जा सकती है? तो 1 वर्ष तक। अगर आपातकाल लगा हुआ है, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाना है तो एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ सकता है। सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु गण पूर्ति की संख्या जो है वो कुल सदस्यों की 1/10 होना चाहिए। अगर 1/10 सदस्य नहीं आते हैं तो यानी कि आपका जो लोकसभा है या फिर राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद हो, वो स्टार्ट नहीं होगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। धन विधेयक को पेश किया जाता है केवल लोकसभा में या फिर सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जाता है, सबसे पहले, फिर बाद में उसको भेजा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव करने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 50 सदस्य का। लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है लोकसभा सदस्य के रूप में, ना कि अध्यक्ष के रूप में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। तो उसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, जो कि बिहार से बिलोंग करती हैं। किसी संसद सदस्य की योग्यता से संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय जो है वो चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति देता है। कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशन कार्यवाही से अनुपस्थित रह सकता है? उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो 60 दिन तक अगर बिना बताए आप अगर गायब रहते हैं तो आपकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाएगा। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। किसे संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार है परंतु मत देने का नहीं? वहीं अटॉर्नी जनरल होता है जो कि महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 76 में किया जाता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 148 के तहत करता है। सार्वजनिक धन का संरक्षण माना जाता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। आप जो है बताइएगा कि वर्तमान में कैग जो है वो कौन है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपना जो प्रतिवेदन सौंपता है या फिर त्यागपत्र, वो राष्ट्रपति को ही। भारत की संचित निधि का उल्लेख आर्टिकल 266 में दिया गया है। भारत के संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्न है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन एवं अन्य भत्ता जो है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। राज्यसभा सभापति एवं लोकसभा अध्यक्ष का वेतन यहीं से दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता दिया जाता है। कोई ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है वो भी संचित निधि से ही दिया जाता है। आर्टिकल 266 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख आर्टिकल 267 में किया गया है। भारत आकस्मिक अधिनियम को पारित किया था
1950 में। तो भारत आकस्मिक अधिनियम को पारित किया गया था 1950 में। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो कुछ और स्मरणीय तथ्य को देखा। अब जो है आपका ये स्मरणीय तथ्य कुछ दिनों में, मैं 2 से 4 दिनों में इसको खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद इसमें 150 जो है वो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, हम लोग उसको करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर या फिर स्टैटिक जी के पढ़ना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।